students of third semester. आज आप लोग का पहला क्लास है और ऐसे तो फर्स्ट क्लास में हम हर एक आदमी से इंट्रोडक्शन लेते हैं, लेकिन पॉसिबल है नहीं। तो देखिए, आज एक तरह से कहा जाए तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन कर रहे हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो भी आपने पढ़ा वो सब चीज़ें कॉमन है, वो हर कोई पढ़ता है। लेकिन थर्ड सेमेस्टर से आप प्योरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में के सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, है ना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 4 सेमेस्टर जो है इसमें पूरी तरह से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे और फिर आगे का अपना करियर इस फील्ड में बनेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आज जब आपका ये स्टार्ट हो रही है जर्नी, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी। मैंने यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट बनाई है, मैं आपको बताऊंगा। अपॉर्चुनिटीज तो ढेर सारी हैं, लेकिन जरूरत है तो बस आपके कमिटमेंट की, आपके हार्डवर्क की, और अपने अंदर में ये एक डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि एक जॉब, मोस्ट प्रेफरेबल गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसके चांसेस हैं, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। आइए सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू लें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, अगर जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में ये 13-14 कंपनियां इलेक्ट्रिकल वालों को लेती हैं। एसएससी जेई, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है जूनियर इंजीनियर के लिए हर साल ये आयोजित होती है। हर साल इसमें कुछ ना कुछ सीट्स रहती है इलेक्ट्रिकल के लिए। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर, एनएचपीसी नेशनल हाइडल पावर, पनबिजली जो होता है, एनपीसीआई न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, आरआरबी जेई रेलवे, कई लोग का ड्रीम जॉब होगा रेलवे में जेई बनना, रेलवे, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ओएनजीसी वायर नेचुरल गैस कमीशन, बीएसईबी बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, बिहार स्टेट के अलावा भी कई सारे अदर स्टेट्स में वैकेंसी निकलती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, और उसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी लोग अलाउ होते हैं, तो वो भी है। वाइजैग स्टील, विशाखापट्टनम स्टील, और बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इनके अलावा भी कई बार, ये सब तो फ्रीक्वेंट है, बराबर आते रहता है, इनके अलावा भी कई सारी और भी कंपनियां, ट्रांसको, अल्निको, इस तरह से, जिसमें कि वैकेंसीज आती रहती हैं। तो ये तो गवर्नमेंट जॉब की बात हो। लेकिन अब इनमें तो वैकेंसी है, लेकिन अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो प्राइवेट कंपनीज में भी काफ़ी वैकेंसीज आएंगी आप लोगों के लिए, जो कि जनरली अभी तक आईटीआई वालों को प्रेफर करती थी। लेकिन अब चूंकि उनका फील्ड बढ़ रहा है, तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आप लोगों को प्रेफर करेंगे। और उसमें जो टॉप की कंपनियां हैं, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, टाटा पावर, गोदरेज एंड वॉइस, ये भी इलेक्ट्रिकल कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री, जिसमें इलेक्ट्रिकल का काफ़ी काम रिलायंस अब ले रही है, अदानी पावर, बहुत दिन से है ये कंपनी, एलएनटी, लार्सन एंड टोब्रो, इसका भी इलेक्ट्रिकल फर्म है, टोरेंट पावर, बहुत बड़ी कंपनी है ये, और सोलर पावर कंपनी, जो कि अब बूम पे आने वाला है, सोलर पावर कंपनी। तो ये अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप ये 2 साल जो है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और उसके बाद 1 साल और मान लीजिए प्रिपरेशन का अगर ले लें, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो 2 साल के एंड होते होते, आप पास आउट होते होते भी इनमें से किसी न किसी में चले जाएंगे, बिल्कुल। या ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो, 1 साल हो। अच्छे से अगर आप शुरू से सीरियस होकर के, और शुरू से जिस तरह से बताया जाए उस तरह से अगर आप लगे रहेंगे, तो निश्चित तौर पे इनमें से किसी न किसी एक में आपका हो जाएगा। अभी आपकी एज 17-18 साल होगी मुश्किल से, और
3 साल और 20-21 साल में आपको एक गवर्नमेंट जॉब या इस तरह के रेपुटेड कंपनीज में जॉब हासिल हो जाने का मतलब है कि आपको 4 बेनिफिट होगा। 4 बेनिफिट। क्या क्या बेनिफिट? पहला तो फाइनेंशियल तो है, भर भर के पैसा मिलेगा इन सब कंपनी से। अभी आप पैसा लेते हैं गार्जियन से और इनमें हो जाने के बाद आप अपने अलावा बहुत दे पाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो एक आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, है ना। आप अपने फैमिली के फाइनेंशियल लेवल को कहाँ से कहाँ ले जा पाएंगे। इट इज पॉसिबल, ये संभव है ना, क्योंकि आप ही के सीनियर्स ने ये करके दिखाया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर के कई सीनियर्स ने करके दिखाया, आपके और भी कॉलेजेस के सीनियर्स ने करके दिखाया, तो ये आप भी कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है सोसाइटी में रिस्पेक्ट का, है ना, समाज में सम्मान का, है ना, क्योंकि आपके पास इनमें से कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगा, यू विल गेट ए रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक में क्वालिफाई कर गए, बहुत बढ़िया, अभी तक तो कोई कुछ नहीं है पूछ रहा है, लेकिन पास आउट के बाद जॉब्स नहीं होती हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके पास अभी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर अभी से लगें तो इनमें से किसी में जॉब हो जाए, एक सोशल रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और आपको खुद भी ये फील होगा कि यस आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ अचीव किया, मैंने कुछ पाया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, सोशल रिस्पेक्ट। तीसरी चीज ये कि जो हमारा जो लाइफ है वो सिर्फ पैसे कमाने तक ही तो सीमित नहीं है। आप इनमें से कोई जॉब मिला आपको, इसके बाद जब आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई, सब कुछ अच्छा हो गया, तो अब आती है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी। और आपको ये लगेगा भी कि हर दिन ऑफिस जाना, फिर शाम में आना, ये क्या लाइफ है। तो इस लाइफ में आपको चार्म मिलेगा जब आप कुछ सोशल सर्विस करेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे, जब जो कुछ बच्चों को पढ़ाएंगे, जो कहीं भीख मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको आप जब हेल्प करेंगे तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा। ये कब होगा? जब आपका खुद का एक सोशल, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, तब आप ये कर पाएंगे। नहीं तो क्या है कि ये 3 साल जो है, अगर आप ये 2-3 साल जो है, ये 2-3 साल अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बाकी के जितने साल हैं उसके बाद के, उनमें आपको बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी है। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज ये हैं, तो ये तो लगभग गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट है, लेकिन इनके अलावा ढेरों प्राइवेट कंपनीज हैं जिनमें कि गधों की तरह काम लिया जाता है और सैलरी भिखारी की तरह दी जाती है, समझ रहे हैं। तो अगर ये 2-3 साल आप नहीं अच्छे से वर्कआउट करेंगे तो फिर बाकी के साल आपको जबरदस्त करना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपके पास कुछ समय ही नहीं है, आप इतने थक गए रहेंगे कि आप सोशल सर्विस तो कुछ कर ही नहीं सकते, हटाओ, कुछ नहीं कर सकते। तो अपना लाइफ जीने का, एक अच्छा लाइफ जीने का गोल्डन चांस है ये 2 से 3 साल। इवन आपके पास आउट कई लोग ये पछताते हैं कि काश अगर हम लोग थर्ड सेम से ही अच्छे से अगर किए होते तो आज स्थिति कुछ और होती है। और आपके पास ये गोल्डन चांस है कि अभी से, आज से ही आप इस पे लगे, भिड़े कि ये 2-3 साल जो है इनको अच्छे से करना है, अच्छे से बिताना है, ताकि आगे का फ्यूचर पूरी तरह से हम सिक्योर कर सकें। समझ में आ रही बात? तो ये हम आपको बताना चाहें कि आप इसके प्रति थोड़ा गंभीर होइए। आने वाले 2-3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना एक सिस्टमेटिक रूटीन बनाइए, समय आपका कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है उसको देखिए, उसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए। एकाएक बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आज अभी पर डे 2 से 3-4 घंटा अगर आप इंटरटेनमेंट में मोबाइल में देते हैं तो एकाएक आप उसको जीरो नहीं कर सकते, है ना। उसको आप लिमिट कीजिए, 1 घंटा कीजिए कि इंटरटेनमेंट के लिए हम 1 घंटा ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। अलार्म लगाइए, जो भी करना है कीजिए। इस तरह से आपको अपने आप को अब इस फोकस लाना होगा कि हमको अब रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा सा सीरियसनेस अपने अंदर लाना होगा कि अब अगर हमको आगे फ्यूचर के लिए, हमको इनमें आने के लिए
हमको मेहनत करनी होगी, 2 से 3 साल अच्छे से मेहनत करनी होगी, और कुछ भी नहीं है, एक सिस्टमेटिक वे में जैसे आपको बताया जाए वैसे आपको करते जाना है। यहीं से, इसी कोचिंग से कई सारे आपके सीनियर्स आज बहुत अच्छे जगह पर हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले बैच से 3-4 स्टूडेंट निकले थे जो कि जॉब हुआ। जैसे एक प्रीतम है, वो पहले उसका IOCL में हुआ, फिर अब उसका RRB में भी हो गया रेलवे में, तो इसको छोड़ के अब वो इसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, उसी बैच का आशीष है, वो पहले NTPC में था, अब RRB JEE में है। उसी बैच से अभिषेक है, रमन झा, ये पहले HPCL में था, अब वो भी RRB JEE ज्वाइन कर रहा है। फिर राहुल, जिसका पहले वाइजैक में हुआ, फिर NTPC में हुआ, फिर उसका PGCIL में भी हुआ, लेकिन वो PGCIL नहीं ज्वाइन किया, NTPC ज्वाइन किया और अब RRB JEE ज्वाइन कर रहा है। फिर एक लड़की भी है आरुषि, उसका भी RRB JEE में हो गया। तो ये इतने लोग तो निकले हैं पहले बैच से। उसके बाद दूसरे बैच से फिर आपको रोहित कुमार सिंह, जो कि अभी IOCL में, ठीक है, और तीसरा और भी कई सारे लोग हैं जिनका रिटर्न निकल चुका है, लेकिन कोरोना के कारण आगे की प्रोसेस नहीं हो पाई, तो लोगों ने किया है, ठीक है ना। और इसके बाद वाला जो बैच है वो तो अभी उनका तो अभी 6 सेमेस्टर में अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये लोग कर सकते हैं। सब कुछ वही है, सिलेबस वही है, एग्जाम का पैटर्न वही है, पढ़ाने वाले वही हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बस क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा जिस तरह से बताया जाए उस तरह से करना है, और एक फोकस बना के रखना है, एक अंदर में एक इच्छा बना के रखनी है इनके लिए, ठीक है। अब आते हैं आपको करना किस तरह से प्रिपरेशन है। ये तो हुआ कि मलाई खाने वाली बात हुई कि ये चाहिए, लेकिन होगा कैसे, वो ज़्यादा कठिन है। तो होने के लिए देखिए, ये जो 8 सब्जेक्ट है, ऐसे तो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 20 सब्जेक्ट टोटल आएगा ना, 4 सेमेस्टर 20, तो वो उसमें मशीन के दो सेमेस्टर में मशीन का 2 है। बेसिकली ये 8 सब्जेक्ट टोटल है, और ये 8 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 और 1 9 भी हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो इनको लिखा है वो रैंक के हिसाब से ही लिखा है। जो 1 नंबर पर है वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें भी आपको 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ना है नेटवर्क, और 4th सेमेस्टर में भी पढ़ना है। तो उसमें से भी जो 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बैकबोन, रीड केयरफुली, इसको आपको बहुत अच्छा करना है 3rd सेमेस्टर में जो है उसको, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर पावर सिस्टम, ये तीनों आपके कोर ब्रांच है, बिल्कुल कोर सब्जेक्ट है, सिर्फ आप पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ता। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 3rd सेम में है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4th सेम का उतना नहीं, 3rd सेम का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते हैं। आपका कोर में ये 3 है। मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 6 सेमेस्टर में पढ़ेगा। मेजरमेंट भी आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्ट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एंड कंट्रोल सिस्टम लास्टली, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन इनसे ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आप गवर्नमेंट ले लीजिए या प्राइवेट ले लीजिए, इसके एग्जाम का जो सिलेबस है वो सिलेबस 50-50% बांटा हुआ है। 50% टेक्निकल ये सब, और 50% नॉन टेक्निकल, है ना, नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल में ये जो पार्ट है नॉन टेक्निकल का, उसमें क्या क्या है भाई, तो नॉन टेक्निकल में आपका 10th तक का मैथ्स अप टू 10th क्लास, 10th तक का मैथ्स जो भी आप पढ़े हो, प्लस रीजनिंग क्या होता है थोड़ा बहुत आप जानते हो, नहीं जानेंगे हम लोग देखेंगे, प्लस इंग्लिश जिससे आप लोग सबसे ज्यादा भागते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस
करेंट अफेयर्स मतलब जीके एंड प्लस जीएस जनरल साइंस। ये 50% सिलेबस ये है टेक्निकल और 50% ये है। ना तो अगर आप ये सोचें कि सिर्फ नॉन टेक के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, और या अगर सोचें कि सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पर होगा तो नहीं होगा। हम आपको पहली क्लास में बता दे रहे हैं, आपको अगर सिलेक्शन करना है, लेना है, तो आपको इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पे टाइम देना पड़ेगा इक्वली। समझ में आ रही बात? तो अब इसमें देखिए किस तरह से क्या है, हम आपको बताते हैं। इसमें देखिए जो पढ़ने का या करने का जो तरीका है जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा, उसमें ये है, हमारे कोचिंग में यहाँ पे जो शुरू से ही मेरा मोटिव रहा है कि एसबीटी और कंपटीशन दोनों को साथ लेके चलने का। हाँ, सिलेबस में जो एसबीटी के है वो तो कवर करना ही है, और कंपटीशन के सिलेबस में जो एक्स्ट्रा है वो भी कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मंथली टेस्ट लेते थे, अभी तो कोरोना के कारण ये थोड़ा ये हो गया, लेकिन मंथली टेस्ट लेते थे जिसमें कि क्वेश्चंस इन दोनों सेक्शन से रहता था, और जो क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी इन कंपटीशंस में वही क्वेश्चंस रहते थे, ताकि आपको अपना लेवल पता चले कि आप कितने लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आपके साथ भी सारी चीजें हों। अब इसमें क्या है कि टेक्निकल पोर्शन के कवर करने के लिए, टेक्निकल पोर्शन को कवर करने के लिए जो क्लास में आपको पढ़ाई हो रही है वो तो आप पढ़ेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, लेकिन साथ साथ आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए 3 भगवान हैं जिनकी आपको पूजा करनी पड़ेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक्चुअली भगवान नहीं है, एक्चुअली क्या है, एक है आर.के. राजपूत क्वेश्चन बैंक, दूसरा है वी.के. मेहता क्वेश्चन बैंक, और तीसरा है जे.बी. गुप्ता क्वेश्चन बैंक। टेक्निकल के फुल क्या कह सकते हैं, फुल टूस प्रिपरेशन के लिए आपको इन तीनों पे कमांड होना ही चाहिए। इन तीनों को आपको बिल्कुल अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेना है इन 2 साल में, ठीक है। इन 2 सालों में हम लोग इनको पढ़ते चलेंगे और साथ साथ इन सब का प्रैक्टिस करते चलेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये कंप्लीट हो जाएगा 2 साल उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। उसके बाद तैयारी शुरू करोगे तो 2 साल 3 साल और लगेगा, और फिर डिप्रेस हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, 2-3 एग्जाम में नहीं होगा, छोड़ दोगे, फिर बैंकिंग का तैयारी करने में लग जाओगे। इसलिए साथ करना है अभी से, ठीक है। इसमें जे.बी. गुप्ता का लेवल थोड़ा सा हाई है, इसलिए पहले हम लोग आर.के. राजपूत और वी.के. मेहता को खत्म करेंगे, और साथ और उसके बाद सेमेस्टर ब्रेक में आप जे.बी. गुप्ता कवर करेंगे, जब भी जैसे हिसाब से वो आपके ऊपर है, लेकिन पहले इन दोनों को करना। मतलब आपके पास ये तीनों ही क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आप आर.के. राजपूत और वी.के. मेहता लें, है ना, और उसके बाद फिर जैसे ही पैसा वगैरह और हो आप जे.बी. गुप्ता पे ले लें, ठीक है। इन तीनों को बिल्कुल चाट जाना है, इन तीनों को अच्छे से, जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको बनाने लायक आपका स्किल होना चाहिए, और जो थ्योरी पार्ट है वो आपको अच्छे तरह से याद होना चाहिए पूरा। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक्स हैं, और इन कंपटीशंस में इनसे क्वेश्चन या तो कॉपी पेस्ट करके डाल देता है या बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन डालता है, इसलिए इन तीनों पे आपको पूरा कमांड होना चाहिए। आप इनके नाम नोट कर लीजिए, जब भी जैसे पैसा हो वगैरह हो। आर.के. राजपूत का शायद पीडीएफ अवेलेबल है कि नहीं है शायद, अब खैर आप देखिएगा, और ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन आप कहीं से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो टेक्निकल के लिए तो जो नोट्स हैं, नोट्स के लिए मैंने कहा था कुछ लड़कों को कि आप लोग ग्रुप बनाइए ताकि नोट्स हम डालें, अभी तक ग्रुप किसी ने नहीं बनाया, जल्दी बना लीजिए ताकि आपको उसमें नोट्स मिले। बाकी लेक्चर आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिलता रहेगा। प्रैक्टिस के लिए इसको हम लोग करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा आपको इसका। जैसे ही कोई टॉपिक खत्म हुआ हम आपको बताएंगे कि आपको ये प्रैक्टिस करना है, आपको करना होगा, ठीक है। तो टेक्निकल के लिए तो बस जो क्लास में चल रहा है उसको कवर करते चलिए और क्वेश्चन बैंक बनाते चलिए, बस इतने से ही हो जाएगा। नॉन टेक के लिए जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसके लिए
जो नॉन टेक वाला पार्ट है उसके लिए आपको मैथ्स तो जनरली पॉलिटेक्निक के बच्चों का स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर भी आप RS अग्रवाल का हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें आपको मन हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है इंग्लिश में, और संख्यात्मक अभियोग्यता, संख्यात्मक अभियोग्यता आती है हिंदी में। इसको आपको पूरा प्रैक्टिस कर देना होगा RS अग्रवाल को, ठीक है। जनरली क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते हैं। मैथ्स का थोड़ा वेटेज कम है, सबसे ज्यादा वेटेज है रीजनिंग का, बहुत ज्यादा, ठीक है। और रीजनिंग के भी दो पार्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। तो आपको रीजनिंग जनरली जिनका मैथ्स स्ट्रांग होता है उनका रीजनिंग अच्छा होता है, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए AK चौहान की बुक आती है, RS अग्रवाल की भी आती है और AK चौहान की भी बुक आती है, तो आपको इसका भी प्रैक्टिस करना होगा। सगीर की भी बुक आती है, इस तरह से कुछ। थर्ड, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश जनरली सभी एग्जाम में तो नहीं, NTPC और कुछ एग्जाम में इंग्लिश से क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश के लिए भी मिरर टू कॉमन एरर करके बुक आती है, मिरर टू कॉमन एरर, राइटर का नाम हम भूल रहे हैं, उससे आपका तैयारी हो जाएगा। फोर्थ, GK, इसके लिए आपको ल्यूसेंट का सामान्य ज्ञान का बुक ले लेना है और उसको याद करना शुरू करना है। हम भी जो टेस्ट लेते हैं उसमें ल्यूसेंट को करवाते हैं याद, उससे भी हो जाएगा, लेकिन ल्यूसेंट आपके पास होना चाहिए। और करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स है, उसको तो एग्जाम के समय आप याद कर सकते हैं इस तरह से। तो आप देख रहे हैं आपको कितना कुछ करना है ना। टेक्निकल पढ़ना है, इन क्वेश्चन बैंक को बनाना है, फिर नॉन टेक की तैयारी करनी है, इतना कुछ काम करना है, ठीक है। तो इसको एक सिस्टमेटिक वे में अगर किया जाए तो बहुत सरल है, अभी से किया जाए तो और आसान है, बट अगर बाद के लिए छोड़ा जाए तो फिर ये भार बढ़ता चला जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। समझ रही बात? तो ये अगर इसको कवर किया जाए तो आपको सारा का सारा होता चलेगा और काम बनता चलेगा। अब आते हैं इस सेमेस्टर पे, थर्ड सेम पर। थर्ड सेम में आपको ये 3 सब्जेक्ट है, नेटवर्क पढ़ना है आपको, है ना। पावर सिस्टम का एक पहला पार्ट, पावर सिस्टम के 3 पार्ट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, तीनों सेमेस्टर में पावर सिस्टम पढ़ना है। अभी आपको पढ़ना है EPG नाम से होगा, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, तो ये पावर जनरेशन भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेमेस्टर में आपको पढ़ना है ना, मेजरमेंट भी पढ़ना है, और आपको मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स के बारे में बता दिया आपको, कंपटीशन में जो आप मैथ्स पढ़े हैं उससे बस लैप्लास ही पूछता है, लैप्लास ही पूछता है, उसके अलावा मैथ्स का 10th के नीचे ही रहता है, ठीक है। इसलिए मैथ्स आप देख लीजिए, मैथ्स में ज़्यादा बस लैप्लास एक इम्पॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मैथ्स में, बाकी तो 10th के नीचे का मैथ इम्पॉर्टेंट है। तो इस सेमेस्टर में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें से कि चूंकि हम आपको सारा नहीं पढ़ा सकते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है और आपको जो क्वालिटी देनी है और जिस लेवल पे ले जाना है उसके लिए 3 सब्जेक्ट ही हो पाएगा 1 मिनट, ठीक है। तो हाँ, तो उसके लिए 5 हम नहीं कर पाएंगे। मेनली जो आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, नेटवर्क, पावर जनरेशन और मेजरमेंट, ठीक है। नेटवर्क, पावर जनरेशन और मेजरमेंट, ये 3 सब्जेक्ट आपको कंपटीशन के लेवल पर और जितना जरूरी है SBT के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे इस सेमेस्टर में। बाकी जो दोनों सब्जेक्ट हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ्स, इन दोनों के लिए आप कॉलेज में जो पढ़ाई हो रही है उस पर भी अच्छे से कर सकते हैं, या यूट्यूब पर भी ढेरों वीडियो अवेलेबल है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उससे भी कर सकते हैं, बुक्स से भी कर सकते हैं। बुक्स की जहां तक बात आ गई, याद आ गया, चलिए अच्छी बात है। नेटवर्क के लिए अब हम ये आप क्वेश्चन बैंक तो मस्ट बहुत जरूरी है, बाकी अब टेक्स्ट बुक पढ़ाएं, ये सब क्वेश्चन बैंक है। आप दुकान में जाएंगे, बोलेंगे RK राजपूत का क्वेश्चन बैंक चाहिए इलेक्ट्रिकल का, है ना, JV गुप्ता का क्वेश्चन बैंक चाहिए इलेक्ट्रिकल का, तो वो आपको दे देगा, पॉलिटेक्निक के लिए बोलिएगा तो। जहां तक टेक्स्ट बुक की बात है तो नेटवर्क के लिए हम जनरली प्रेफर करते हैं A चक्रवर्ती, ये राइटर है, A चक्रवर्ती, व्हाइट रंग की
कवर होगी बुक की, मेरे पास है लेकिन पुराना मॉडल है इसलिए हम उसको नहीं दिखाएंगे आपको। बाकी ए चक्रवर्ती की बुक वाइट रंग का मॉडल, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप बात करके हमसे ये कर सकते हैं 9708245626। ठीक है, गौरव। आप बात करके ये कंफर्म कर सकते हैं सर बुक हम लेना सही है, ये ले सकते हैं, या आप बीएल थलेजा भी ले सकते हैं, वॉल्यूम 1 ऐसा जिसका। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चंस काफी सारे दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के, इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, फोर्थ सेम में भी आपको नेटवर्क पढ़ना है, तो आप अगर इसको ले लेंगे तो आपको थर्ड सेम और फोर्थ सेम दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस काफी सारे दिए हुए, बहुत सारे क्वेश्चन दिए, आपके सीनियर को भी यही कम करवाए थे, आपको भी ये करें। पावर सिस्टम की जहां तक बात है तो इसमें बुक्स हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन आपके पॉलिटेक्निक के लेवल पे उतने अच्छे बुक्स नहीं हैं। फिर भी ऐसा बुक लीजिए जो कि आपको तीनों सेमेस्टर का काम चला दे। तो जनरली जेबी गुप्ता है, आप सेकंड हैंड ले लीजिए, बहुत मोटी बुक है ये, है ना, बहुत महंगा पड़ेगा, लाइब्रेरी से जो निकल जाए वो लाइब्रेरी से निकाल लीजिए। ठीक है, तो जेबी गुप्ता की बुक जनरली लोग ले लेते हैं, तीनों सेमेस्टर का इसमें मिल जाता है, इसके अलावा बहुत कुछ मिल जाता है, बीटेक भी करेंगे तो इससे काम चल जाएगा। हालांकि बहुत स्टैंडर्ड बुक नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो नागराज कोठारी है, ठीक है, और इसमें स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो विलियम हेट है, फॉरेन राइटर। खैर ये काफी आपकी जरूर होता होगा। और मेजरमेंट के लिए ए.के. सोहनी, बहुत ये भी बहुत मोटी बुक है और इसका जनरली एक ही सेमेस्टर में काम है, तो जनरली लोग नहीं खरीदते हैं, नहीं भी खरीदेगा तो भी नोट से काम चल जाएगा, पर्याप्त रहेगा नोट्स। ठीक है, ले भी सकते हैं आप चाहें तो, लाइब्रेरी से मिल जाए तो ले सकते हैं। बाकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जनरली बीके मेहता लोग लेते हैं टेक्स्ट बुक, आप जिनसे ही पढ़िएगा उनसे पूछ लीजिएगा। तो ये 3 बुक आप, एक ए चक्रवर्ती, जेबी गुप्ता, ए चक्रवर्ती तो मस्ट है, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लीजिए, क्योंकि नेटवर्क अभी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से इसकी जरूरत पड़ेगी। ये और ये आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो बुक्स में, बुक्स के बारे में ये बात हो गई। और 3 सब्जेक्ट का जहां तक फीस की बात है, तो 3 सब्जेक्ट का फीस हम जब क्लास में पढ़ाते थे तो 4000 लेते थे, लेकिन ऑनलाइन में चूंकि आपसे इंटरेक्शन नहीं है और क्वेश्चंस वगैरह उतना, मतलब टेस्ट वगैरह नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं इस तरह से इंटरेक्शन से, इसलिए 3000 ही फीस रखा गया है, 3 सब्जेक्ट का 3000। कारण है क्योंकि आपको एक क्वालिटी दी जाएगी और कंपटीशन के लेवल पर आपको लाया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि किसी भी तरह का कोई कंडीशन या प्राइवेसी नहीं रखा गया है कि आप पैसा दें तभी आप पढ़ पाए। इसके पीछे कारण ये है कि मानवता के नाते जो अभी का समय है जिसमें कि कोरोना के कारण, और हमारे बिहार में तो ये हर साल का बाढ़ का है, तो इन दोनों कारणों से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आई डोंट नो, हमको नहीं पता, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि किसी भी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत हो उसके कारण आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया, कोई प्राइवेसी नहीं लगाया, आप देख सकते हैं और पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से काम। लेकिन जिनके पास ऐसी दिक्कत ना हो, जिनके पास हो सहूलियत हो, वो जरूर पे करें, और 1 इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट जितने भी इंस्टॉलमेंट में हो इस सेमेस्टर में इसको आप क्लियर करें, इसमें आपका ही फायदा है। तो इस तरह से फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से 1000 पर सब्जेक्ट है, टोटल 3 सब्जेक्ट का 3000 है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक बार फिर से हम कहेंगे कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से आप अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैरियर के प्रति कॉन्शियस हो जाइए। हमारे तरफ से 100% एफर्ट रहेगा, आपके तरफ से भी आ जाए तो मजा आ जाए, है ना। फिर आप भी बहुत जल्द इन कंपनीज की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, अपना, अपने परिवार का, अपने गार्जियन का, सब लोगों का नाम रोशन करेंगे, खुद भी सेल्फ सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो आज तो ये इंट्रोडक्शन का क्लास था जिसमें कि मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बताया क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कल से नेटवर्क एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग जरूर वीडियो देखिए
और अपने जो फ्रेंड्स हैं थर्ड सेमेस्टर के उन लोगों को भी बताइए और एक ग्रुप बनाइए ताकि हम आपको नोट्स भेज सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।